हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस नए नवेले सेशन में, जहां पर हम लोग अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी को कंप्लीटली वाइंड अप करेंगे, जो कि आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी है। आप लोगों ने शायद ये किताब पढ़ी होगी, है ना? अगर नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लेना। ये किताब वैसी बहुत सिंपल सी है, बट इसके अंदर की जो बातें लिखी है ना, बहुत बार डिफिकल्ट होती हैं समझना, क्योंकि हम इस पर्सपेक्टिव से चीजों को कभी पढ़ते नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे इसको इस पूरे सेशन में। फिलहाल हम लोग इसको चैप्टर वाइज ही लेके चलेंगे। आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटीज ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, और क्लास 11th में हम लोग बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, जहां पर ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। और एक तरफ हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी भी आपके क्लास 11th एनसीईआरटी का ही पार्ट है। जब हम लोग क्लास 12th में आते हैं तो हम लोग को लगता है कि यार, हम लोगों ने अभी तक फिजिकल ज्योग्राफी जैसी चीजों को तो पढ़ लिया है, बट अब हमारा जो ह्यूमन रिलेशन है इस पूरे इन्वायरमेंट के साथ, इस सराउंडिंग के साथ, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए क्लास 12th के सिलेबस में आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। और एक और किताब है जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो उन दोनों ही किताबों को धीरे धीरे करके वाइंड अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम एक से स्टार्ट करते हैं, अपने इस किताब से स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसका सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये आपका पूरा एक पैटर्न, एक व्यू डेवलप करता है कि आखिरकार इस ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं जो कि इस पूरे सब्जेक्ट, इस पूरे किताब में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आप एक ओवरव्यू समझ सकते हैं। छोटा सा चैप्टर होगा ये, बट मजेदार होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट कर दें क्या फिर? तो यहां पर मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं सबसे पहले। ये है आपका चैप्टर 1, और इसका सिंपल सा नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी। एक ओवरव्यू है एक्चुअल में ये, और इसी के बेसिस पर इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या है इस पूरे सब्जेक्ट का, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में वैसे तो 2 ही 3 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, बट हम लोग अपने समझने के परस्पेक्टिव से इसको किस हिसाब से डिवाइड करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग एक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, या फिर एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, जिससे कि एक रिलेशन समझ में आए। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ भी आने लगेंगी। तो ये हमारा होगा आज का पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम लोग नेचर की बात कर सकते हैं। नेचर ऑफ ज्योग्राफी क्या है, या फिर नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, टू बी स्पेसिफिक। और इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में इस किताब में दिए हुए हैं। एक का नाम है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और एक का नाम है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। बहुत ही यूनिक से टर्म लग रहे हैं क्या? मजेदार कहानियों के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। और एक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसके बाद हम लोग दो बेसिक टर्म्स पर बात करेंगे। ये बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं? एक है आपका इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, और इसी के साथ साथ एक क्लासिफिकेशन है इसका, जिसमें हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, पॉसिबिलिज्म। और एक रफ स्टेज पर हम लोग थोड़ा सा टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ओरिजिन कैसे हुआ, यहां तक कैसे पहुंचा। तो हम लोग लिख देते हैं ट्रैवल थ्रू टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो एच जी लिख दूं, काम चल जाएगा क्या? समझ जाओगे आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी है। यहां पर चलो ब्रैकेट में लिख देता हूं एच जी, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, फ्यूचर में भी कभी भूलोगे नहीं। तो यही छोटे से टॉपिक्स हैं, बस इन्हीं को समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले टॉपिक पर आज हम लोग बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में ऊपर ही लिख देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी जो है ना, ये दो पार्ट्स में मोटा मोटा तौर पर आप लोग डिवाइड करके अभी तक फिलहाल पढ़ रहे हो।
और आप लोग को मतलब पता भी होगा यार इतना कुछ, आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया मजे हुए खिलाड़ी लगते हो मुझे तो। मतलब इसको अगर हम डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक पहले पार्ट को देखते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा चलो फिजिकल ज्योग्राफी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब पूरा नहीं पढ़ेंगे भाई बस नाम देख लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते होंगे भाई इसमें जियोमॉर्फोलॉजी या फिर फिजियोग्राफी, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। मतलब इसी में हम लोगों ने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे हाइड्रोस्फीयर पर भी आए होंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे एटमॉस्फेयर पर आए होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बायोस्फीयर के बारे में भी पढ़ लिया होगा, और कहानी आगे बढ़ती रहती है। मोटा मोटा क्या है कि हमारा अर्थ एक्चुअल में बना कैसे, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सारा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट वगैरह क्या होता है, इसके रिलेटेड कितनी सारी थ्योरीज हैं। फिर हम लोगों ने इन्हीं सब सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे कि इसी में ऐड ऑन करके अगर आपको लिखना है तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओशिनोग्राफी पढ़ा होगा, इवन आप लोगों ने लैंडफॉर्म्स पढ़े होंगे, है ना, लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरीके के, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। और इसके अलावा आप लोगों ने कुछ कोस्टल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, एंड द लिस्ट गोज ऑन। बहुत सारी चीजें हैं आप लोग पढ़ चुके हो डेफिनेटली। आप लोगों ने इसी से रिलेटेड कुछ अपने डिजास्टर्स भी पढ़े होंगे, अर्थक्वेक, सुनामी, कौन कैसे कहां कब आता है, ये सारी चीजें। ये एक पर्सपेक्टिव है ज्योग्राफी को पढ़ने का, जिसको कि अगर आप लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हो तो ये ज्योग्राफी क्या कह रहा है, ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या कह रहा है आपसे। ये बोल रहा है कि भाई देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो ना, उसको समझो, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यही है आपके सराउंडिंग में। आप कहां रह रहे हो, आप रह रहे हो एक घर के अंदर नहीं, आप रह रहे हो एक अर्थ पे, ज्योग्राफी के हिसाब से। तो अर्थ पे रह रहे हो, तो अर्थ आया कहां से भाई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से मोशंस लगातार चल रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा हमने, हमने पढ़ा इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी वैसे तो मैंने लिख दिया है, बट क्लाइमेट चेंज में हम लोगों ने देखा कि भाई अपने यहाँ मॉनसून आता है तो क्यों आता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कैसे होता है, ये सारे जो ऊपर ऊपर से विंड चलते हैं सब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, ये सब कौन से होते हैं, कहां से चलते हैं, ये जेट स्ट्रीम कहां से बन जाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया इस फिजिकल ज्योग्राफी के सेशन में। लेकिन अगर आप लोग इस पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की बात करोगे ना, तो यहां पर एक पहलू अभी भी छूट गया है। इन सबकी पढ़ाई कौन कर रहा है, हम जैसे मनुष्य लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे मनुष्यों की क्या कहानी है, इसके बारे में हमने समझा क्या। आपको ये बात तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि भाई ये सारी की सारी चीजें क्या है, इवेंट्स हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हमें दिखते हैं। क्लाइमेट चेंज एक इफेक्ट है जो कि हमें दिख रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट है जो कि हमें दिख रहा है। लेकिन इन सबके पीछे जो एक परस्पर संबंध बना के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है वो कौन है, हम इंसान। और यही हम इंसानों के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करें, और ये इंसान आखिरकार इस पूरे के पूरे सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं, अगर हम लोग उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों वही कहलाएगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि मैंने लिखा नहीं है, सॉरी लिख देता हूं, ये कहलाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तक हम लोग जितना भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े हैं वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें किसकी बात करते हैं, जैसे कि मानो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप में से कई सारे लोग यूपी से बिलोंग करते होंगे, और यूपी में जो गंगा रिवर फ्लो होती है वो वाराणसी वाला रीजन, वो प्रयागराज वाला रीजन, या फिर और आगे जाओ तो बिहार के लोगों के पास पटना वाला रीजन, ऐसे करके जितनी भी ऐसी नदियां हैं उन सबके इर्द गिर्द लोग ज्यादा क्यों रहते हैं भाई, क्यों, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया थी। पानी हमेशा हमारे लाइफ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है भाई, बिना पानी के तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा ना। चलो इसी के नाम पर थोड़ा पी भी लेता हूं। तो पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। और पानी की अवेलेबिलिटी क्या हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्या पानी हम बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पानी कौन, नेचर बना के देती है। और इसीलिए पानी हमारे पास नहीं आएगा
हमें पानी के पास जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। और इनफैक्ट आप लोग समझो कि इसीलिए सारे के सारे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो आपको नदियों के किनारे ज्यादा मिलेंगे। हिस्टोरिकल टाइम से, अभी से नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन किसके, इंडस रिवर के आसपास बना था। इस तरीके से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वहां के रिवर्स के आसपास बना। हर एक सिविलाइजेशन के पीछे कोई ना कोई नदियों के नाम आपको जरूर मिलेंगे। ये क्या है, अ काइंड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पर इंसान अपने सराउंडिंग्स के बारे में समझना स्टार्ट करता है। तो पहले इस इंसानों के बारे में तो पढ़ना जरूरी है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी आप समझ लो ऐसा ही एक परस्पर संबंध बताता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में है, उस सराउंडिंग से हम इंसानों का क्या रोल है और साथ ही साथ क्या रिलेशन बैठ पा रहा है हमारा उनका। यही चीजों की पढ़ाई हम लोग करते हैं अपने किसमें, ह्यूमन ज्योग्राफी। बात समझ में आ रही है क्या, सिंपल सा तो है, कोई इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्रोसेस एंड पैटर्न्स दैट शेप्स द ह्यूमन सोसाइटी। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, process and pattern that shapes human society। अब इसके ना बहुत अलग अलग एंगल है भाई। सबसे पहले हम इंसान क्या बना रहे हैं, एक बड़ी जनसंख्या बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है इसको समझना कि आखिरकार ये पॉपुलेशन कौन से लोग कहां से पैदा होके आ जा रहे हैं। तो भाई पॉपुलेशन की समझ होना जरूरी है। पॉपुलेशन की समझ होगी ना तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहीं पर लिख देता हूं। अच्छा भाई, ये पॉपुलेशन तो आ गई है, ये लोग क्या करते हैं, खाने पीने रहने के लिए क्या बंदोबस्त है भाई इनका। तो हम लोगों ने बोला अच्छा ये लोगों के पास ना, अपने फिजिकल ज्योग्राफी से हमने समझा था कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें ये लोग देखते खोजते रहते हैं और जहां मिलता है उससे कुछ बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये पॉपुलेशन करती क्या है, तो बोले कि ये लोग अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए हम लोग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी अगर पढ़ने की कोशिश करें तो हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी के डोमेन में पहुंचते हैं और वहां पर पढ़ते हैं कि यार देखो, कुछ इंसान है जो कि खेती कर लेते हैं, लेकिन कहीं कुछ इंसान है जो कि बढ़िया कंप्यूटर के आगे टक 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 अपना आईटी सेक्टर पूरा चला लेते हैं। कुछ लोग हैं जो कि सर्विस सेक्टर में काम कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के सर्विस या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जोन बन गए, कुछ एक्टिविटीज बन गई। तो आखिरकार इनका खर्चा पानी कैसे चलता है, इनकी इकोनॉमी कौन समझेगा, ये भी हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसी पॉपुलेशन है ना जो कि कहीं पर सेटल्ड है और कहीं पर बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके रिलेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, वो भी फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर आप रिसोर्सेज का जब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आप लोग इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ लोगे। जहां पर फिश ज्यादा अवेलेबल है, एग्रीकल्चर नहीं भी है, तो भी लोग वहां पर नॉनवेज फिश खा के जिंदा हो जा रहे हैं, है ना, या फिर अपना जीवन यापन बढ़िया से कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जितना भी पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी में कनेक्ट होगा। क्या क्या बोल दिया मैंने, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज जितनी भी है ना, वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। आप किससे बातचीत कर रहे हैं, किससे ज्यादा अच्छा रिलेशन बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वहां से क्या ज्योग्राफी कनेक्टेड है। आप देखोगे कि अगर कहीं दो जगहों की ज्योग्राफीज एक जैसी हैं तो उन जगहों के लोगों के बीच का कनेक्शन भी अच्छा हो जाता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। इनफैक्ट पॉलिटिकल सेटअप में भी इन ज्योग्राफीज का बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है, ये आपस में इंटर कंबाइन होकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि भाई इंसानों के बारे में पढ़ते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, उनका क्या रिलेशन है हमारे सराउंडिंग्स के साथ में, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो यही कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं आपको तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ना ऐसे जो भी हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, तो इसमें अलग अलग एक्टिविटीज भी इसी किताब का हिस्सा है, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या फिर इसी में आता है क्वार्टनरी, या फिर एक आता है क्वीनरी। ये सारे सेक्टर्स क्या हैं, ये आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया तो हमें लग गया यार कि ये ज्योग्राफी का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली इन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट क्लास 11 कहलाता है और ये वाला पार्ट क्लास 12 कहलाता है। इतनी बात भी समझ में आ गई। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है
कि भैया ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं ना, ये अपने परस्पर संबंध में हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं डुअलिज्म। डुअलिज्म। और इसीलिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी इनसेपरेबल है। नहीं अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। मतलब हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन दोनों को मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अच्छे से समझ भी नहीं आएगा कि ज्योग्राफी क्या है। तो इसीलिए ज्योग्राफी के दोनों कंपोनेंट्स अच्छे हैं। और हम लोग अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। मतलब ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, हम लोग इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को जियो लिखूं चलेगा ना? गुस्सा मत हो जाना आप लोग। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वो ही प्लेन सी बातें कि भाई हम लोग एक इंटरपर्सनल रिलेशन देखना चाहते हैं या फिर इंटर रिलेशनशिप देखना चाहते हैं किन दो लोगों के बीच में। एक जगह हम लोग अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को देख लेते हैं और एक जगह हम लोग अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को देख लेते हैं और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और यही बनेगा हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर। मतलब स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का, क्या पढ़ना है, इसका नेचर क्या है, वही तो अभी तक हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो इसको मैं वापस से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये है इंटर रिलेशन बिटवीन कौन कौन से भाई, एक तरफ है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और एक तरफ है हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब समझो इस चीज को कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। आज के टाइम पर सब लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, हम लोग अपने अपने कल्चर्स होल्ड करते हैं। वो कल्चर भी कहीं ना कहीं जो हमारा रहने का ढंग है, खान पान का ढंग है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है। आप लोग ठंडे प्रदेश में जाओगे, लोग बढ़िया एकदम सूट बूट पहन के मस्त चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं भाई? वहां ठंडी है, ठंड से बचने के लिए कपड़े तो पहनेंगे ही ना, ऐसे थोड़ी ना घूमेंगे। जहां गर्मी है लोग बढ़िया एकदम लुंगी बांध के चल रहे हैं, है ना। साउथ इंडिया में आप जाके देखो, वहां का ड्रेस ऐसा ही है। तो हमारा कल्चर, हमारे खाने पीने का ढंग, खाने पीने का ढंग का क्या मतलब है कि कोई अग्रेरियन जगह है, अग्रेरियन स्टेट है जहां पर राइस की खेती बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पर राइस बहुत अच्छे से हो सकता है, तो लोग वहां का स्टेपल फूड क्या बना लेते हैं? राइस बना लेते हैं। राजस्थान जैसी जगहों पर जहां पर एग्रीकल्चर थोड़े कम लेवल पर मिलता है, आप वहां की सब्जियों के बारे में अगर खान पान के बारे में देखोगे तो हरी सब्जियां वहां बहुत कम खाने को मिलती है, देखा है। वो बेसन के गट्टे मिलते हैं वहां पर, या फिर ऐसे कोई भी सब्जियां मिलती हैं जिसमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और उसके पीछे लॉजिक ही यही है, क्योंकि उनके खान पान का ढंग उनकी ज्योग्राफी डिसाइड करती है। इसीलिए हमारा जो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट है और कहीं ना कहीं जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये दोनों आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। और ये जब इंटर रिलेटेड है, इसी इंटर रिलेशन को कौन पढ़ता है? हमारा प्यारा ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ता है। आई होप आपको अब तक ये बात तो 100% पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग अब यहां पर दो सब्जेक्ट के बारे में या फिर दो टॉपिक्स को हम उठाते हैं जो कि हमें थोड़ा समझने की बात आएगी, और वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस या फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पढ़ते हैं इसको, लिखता हूं मैं यहां पर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस या फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। सिंपल सा, लाइन टेढ़ी हो गई क्या? ये कोई बात नहीं, बढ़िया लाइन ड्रॉ करते हैं आपके लिए। ये लो, बिल्कुल सीधी लाइन भी मैं खींच सकता हूं। सीधी है ना ये? टेढ़ी है थोड़ी, इधर देख लेता हूँ। सही है। हाँ, हाँ थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं है। तो मोटा मोटा समझते हैं। सबसे पहले नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की बातें करते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्या बोलता है? ये समझ लो एक फिलॉसफी काइंड ऑफ, एक थ्योरी टाइप का है, लोगों का सोच है, स्टडी है, कि स्कूल है। ये क्या बोलते हैं कि देखो, अगर आपको आपके सराउंडिंग की समझ ज्यादा बेहतर होगी ना, तो आप अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लोगे, आप अपने समाज में और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको आपके समाज की या फिर आपके सराउंडिंग्स की, सराउंडिंग्स में तो सब कुछ प्रेजेंट है,
लेकिन क्या आपको उसकी समझ है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता था कि भाई अगर हम लोग हाथ को तेजी से रगड़ेंगे तो क्या होगा? आवाज आएगा? नहीं, गर्मी पैदा होगी फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से क्या होगी? हीट पैदा होगी। लेकिन हमें पता चला कि भाई दो पत्थरों को अगर हम लोग तेजी से रगड़ते हैं तो वहां से फायर निकल सकता है। तो फायर का आविष्कार कैसे हुआ? जब हम लोगों ने समझा नेचर को कि दो चीजों को रगड़ने से गर्मी पैदा होती है। क्या ये गर्मी इतनी तेज हो सकती है कि ये आग लगा दे? बिल्कुल। तो वहां से कहीं से, वैसे तो उस टाइम अननोइंगली पता चला था, लेकिन इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि फायर जैसी चीजों का भी हम लोगों ने समझा कि आखिरकार अच्छा इस तरीके से समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कैसे होगी? जब हम लोग नेचर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली क्लासेस देखी होंगी तो मैंने बहुत सारे ऐसे नए नए टेक्नोलॉजीज की बात की है। तो उसमें क्या कहना है, हम लोगों को ब्रेन के बारे में समझ नहीं आता था यार कि क्या चल रहा है ब्रेन में, न्यूरॉन्स वगैरह हैं, कैसे काम करते हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने समझा और आज देखो इलॉन मस्क की न्यूरालिंक जो कंपनी है वो हमें टेलीपैथी करने के लिए आराम से सहज तरीके से हम किसी डिवाइस के साथ बिना बोले बात किए हुए कनेक्ट हो सकते हैं। तो न्यूरालिंक क्या एक डिवाइस है, लेकिन हम लोग यहां तक पहुंचे कैसे? जब हमें हमारे ब्रेन की समझ होना स्टार्ट हुआ। मतलब कि द सराउंडिंग थिंग्स दैट वी अंडरस्टूड, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर की टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी दिखा पाएंगे। मतलब कि अगर हमारा सराउंडिंग के बारे में पता नहीं रहा तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू डेवलप या फिर इन ऑर्डर टू बिल्ड सम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर इन्वायरमेंट, आवर सराउंडिंग फर्स्ट। तब जाके हम उसको कुछ समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे किसको ज्यादा बड़ा दर्जा दिया जा रहा है? आपके सराउंडिंग को बड़ा दर्जा दिया जा रहा है कि नहीं? आप लोग इनफैक्ट एरोप्लेन में सफर किया हो, एरोडायनेमिक्स के ऊपर ही ये दोनों ऐसे पंख उड़ते हैं। और इनफैक्ट एरोडायनेमिक्स का न्यूटन के थर्ड लॉ से हम लोगों ने क्या बना दिया? न्यूटन का थर्ड लॉ वाज ऑलवेज देयर, है ना? न्यूटन ने बस उसकी खोज की है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा था, है ना? आप किसी भारी चीज को धक्का दोगे वो भी थोड़ा सा हिलेगा, आप ज्यादा पीछे चले जाओगे। तो ये तो हमेशा नेचर में प्रेजेंट था। लेकिन जब हमें इसको पता चला तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल ना सिर्फ अपने चलने फिरने मूवमेंट के लिए किया, हम लोग इससे स्पेस तक भी पहुंच गए। रॉकेट लॉन्चर बना दिया। वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर चल रहा है कि वो फ्यूल पूरा नीचे की तरफ धक्का दो, रॉकेट ऊपर बढ़ेगा और स्पेस में जाके मस्त चल रहे हैं हम लोग। हम लोग को रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता था कुछ भी, कि भाई यहां पर अगर हम लोगों ने एंटीना लगाया और रेडियो वेव्स छोड़े तो क्या ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो पता चला अच्छा हमारे सराउंडिंग में तो ऊपर आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर में तो मस्त कोई भी रेज ऐसे टकरा के फैल जाती है। तो हम यहाँ से रेडियो वेव्स छोड़ेंगे तो ये अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके लिए ऊपर सैटेलाइट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें अपने सराउंडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने लगी है। दिस इज व्हाट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज। हम लोग अगर इसको एक लाइन में पढ़े तो आपकी किताब में बहुत ही बढ़िया लाइन दी थी, उसको मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स वेर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचर। यही क्रक्स है इसका। मतलब कि टेक्नोलॉजी आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, यही तो है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो यार इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीजें लिखना स्टार्ट कर दो। क्या क्या बता दिया मैंने एग्जाम्पल? एक तो बता दिया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को समझा मतलब हीट को समझा, मतलब फायर हो गया, फायर आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने एरोडायनेमिक्स को समझा और इससे क्या निकाल दिया? एरोप्लेन या फिर कोई भी, चलो एरोप्लेन ही लिख देता हूं, कोई भी एयरक्राफ्ट लिख सकते थे आप, एरोप्लेन। हम लोगों ने ब्रेन को समझना स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्या बना दिया? न्यूरालिंक। हम लोगों ने अपने डीएनए को समझना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने जर्म्स को किल करने के लिए बहुत सारे एंटीवायरस बना दिए। इनफैक्ट हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ को समझा और इससे हम लोग स्पेस तक पहुंच गए। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो जो कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस को सपोर्ट करेंगे। समझे? टेक्नोलॉजी तभी आएगा जब हमें नेचर या फिर अपने सराउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। यहां पर मैं सराउंडिंग भी लिख देता हूं।
ठीक, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग किसके तरफ पहुंचते गए, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की तरफ पहुंचते गए। इसका क्या मतलब है कि वंस वी अंडरस्टूड द नेचर, उसके बाद नेचर का हमारा जितना कंट्रोल नहीं होता है उससे ज्यादा कंट्रोल हम लोग नेचर के ऊपर रखते हैं, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर में। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब है कि ऑल्दो नेचर ही हमें सब कुछ सिखा रही है, बट वंस अंडरस्टूड, फिर अब हम लोग नेचर को मोल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक हॉट प्लेस पर है, ठीक है, और अगर हॉट प्लेस पर हम लोग का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो पा रहा है यार, इतनी गर्मी, पसीना ही पसीना यार, परेशान हो गए हम लोग, क्या करें? अरे कुछ नहीं भैया, बिजली के बिल दे रहे हो ना, एसी लगवाओ घर पे, मस्त एसी ठंडा कर देगा, आराम से हैबिटेबल क्लाइमेट बन जाएगा, है ना। हॉट प्लेसेस में हमारे जो एसी हैं वो काम करेंगे, टेम्परेचर कूल डाउन कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर इवन अगर आप बहुत ऐसे ठंडे जगह पर, पोलर रीजन पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर हो, तो क्या वहां पर जिंदगी नहीं जी सकते हो? जी सकते हो यार, वहां पर थर्मोस्टैट थर्मो हीटर्स वगैरह लगा दो आप, है ना। इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नेचर को समझने के बाद हम लोग नेचर को ओवर पावर भी कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर बारिश नहीं हो रहा है, नो रेन, या फिर रेन कम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं। अभी मुंबई में भी कराया गया है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा सिलसिला, दोनों इंटरमिंगल हमेशा चलते रहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी से रिलेटेड दो और नए कॉन्सेप्ट जो निकल कर आते हैं वो है हमारे पास, एक है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और दूसरे तरफ है इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। अब यहां पर एक वापस से लाइन खींच देता हूं भैया आप लोगों के लिए, सुंदर सी लाइन, सीधी सी लाइन, सीधी टेढ़ी है, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो दोनों मुद्दा है ना, ये मोर और लेस वही है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से रिलेटेड है। इसको समझना जरा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म सबसे पहले जो कोर कॉन्सेप्ट ये दिया गया था, ये दिया गया था एल्सवर्थ हेमिंगटन के द्वारा। लिखता हूं इसको मैं, एल्सवर्थ हेमिंगटन। ये थोड़ी सी एक्सट्रीमिटीज पे बात कर रहे थे, उस टाइम पर लोगों के पास काफी हद तक इसको समझने सीखने की दी जरूरत, लेकिन बाद में लोगों ने इसको ना डिस्कार्ड कर दिया इस थ्योरी को। ऐसा क्या बोल दिया भाई हेमिंगटन ने कि लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया इस थ्योरी को। इसमें इनका क्या कहना था कि कल्चर अगर किसी प्लेस का भी हम लोग देखें ना, तो वो स्ट्रिक्टली डिटरमाइन होगा उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के तौर पर। क्या बोल रहा हूं मैं, कल्चर इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाई इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। समझ गए? नहीं समझोगे कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल में मान लो यहां पर एक कंट्री या फिर एक पूरा कॉन्टिनेंट बनाते हैं, मतलब उतना सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन समझ पा रहे हो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का जो यहां वाला रीजन है, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, सहारन वाले रीजन को बोल रहे हैं। ये जो मिड रीजन है, यहां पर क्या क्लाइमेट है भाई, ये सुपर हॉट क्लाइमेट है यहां पर। और यहां पर अगर पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन कम है। इन टर्न अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें और इंडिया के हाईएस्ट पॉपुलेशन को देखें,
इधर बनाएंगे, हम लोग को सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही चाहिए वैसे तो, इसको मैं इतना ही बनाता हूं। अगर इस सेंस में अगर आप लोग देखोगे तो जो भी हमारा रिवर सिस्टम है वो आप लोग देखो, यहां पर ये जो भी गंगा बह रही है, यमुना है, ये सब क्या कर रही हैं, यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा है। यहां पर आपको पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगा, इसके चारों तरफ पॉपुलेशन हेविली डेंस, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स। और यहां पर अगर बात करोगे तो बस कहीं कहीं। ठीक, तो इन दो सेक्शन से आपको यह बात समझ जानी चाहिए भाई कि ये फिजिकल एनवायरनमेंट ही है जो कि आपके कल्चर को डिटरमाइन कर रहा है, आपके रहन सहन को डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन लोगों ने बोला यार स्ट्रिक्टली डिटरमाइन कर रहा है, ये तो गलत है, नहीं ये तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या, तो इसके ही अगेंस्ट में इसका रिस्पॉन्स देते हुए एक नया टर्म आया, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। इसको दिया था विडाल दे ला ब्लाचे, बड़ा कठिन नाम है यार, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे। विडाल दे ला ब्लाचे, एक बार लिख देता हूं, प्रपोज्ड बाय विडाल दे ला ब्लाचे। ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे उस टाइम के। तो इसका रिस्पॉन्स है एक्चुअल में, ये रिस्पॉन्स है। क्योंकि रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियसली बात है, इतने स्ट्रिक्ट तौर पर बात नहीं करेंगे, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि ये इन्होंने यहां पर ना बहुत स्ट्रिक्ट बातें कर दी। ये इस तरीके से बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा इसीलिए लिबरल नेचर के आगे भाई, वो स्ट्रिक्टली नहीं यूज किया इन्होंने। इन्होंने बोला कि देखो यहां पर क्या, कल्चर जो है फिजिकल एनवायरनमेंट की जगह पर ये स्ट्रिक्टली डिटरमाइन नहीं करेगा, मतलब करेगा थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन जो वहां का बेसिक सोशल कंडीशन है वो सबसे ज्यादा डिटरमाइन करेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो ऐसा कि कल्चर, एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आ जाएगा तुरंत के तुरंत, कल्चर इज डिटरमाइंड बाय सोशल कंडीशन and not strictly by physical environment। सिंपल बोला है। क्यों बोला इस तरीके से मैं समझाता हूं आपको, कि ऐसे ना बहुत सारे एडवर्स सिचुएशन में लोग रह रहे हैं और काफी अच्छा फ्लरिशिंग स्टेट्स में रह रहे हैं। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा जापान का। आपको पता है कि जापान जो है वो एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, मतलब शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता हो जहां उस दिन वहां पर अर्थक्वेक ना आता हो, इतना अर्थक्वेक आता है वहां की सारी बिल्डिंग्स जो है ना अर्थक्वेक रेजिलिएंट है। वहां पर डैम्पनर्स लगा दिए गए हैं हर बिल्डिंग, और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मिलेंगी जापान में आपको, ऐसा नहीं है कि ये सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। जापान में एग्रीकल्चर नहीं होता है, एग्रीकल्चर खेती के लिए कोई जमीन नहीं है, और ना ही उनकी जमीन इतनी उपजाऊ है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने फिश को अपना रॉ फूड बना दिया, और आज जापान आपको भी बताइए वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट करते हैं हम उसको। तो एग्जांपल के तौर पर जब जापान लिख रहे हो तो जापान क्या है, इट इज ऑल अबाउट सोशल कंडीशन, नॉट जस्ट स्ट्रिक्टली अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि सब कुछ डिटरमाइन करता है। तो इससे अब आप इस अंदाजे पर पहुंच सकते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म जो है वो किसका बात करता है, सोशल कंडीशन की बात करता है। लेकिन एक और थ्योरी है, उन्होंने बोला कि यार ना इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ना इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, मैं आपको देता हूं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग समझो, मिडिल पाथ समझो, इसको मैं बोलता हूं नियो डिटर्मिनिज्म। क्या बोलता हूं मैं, नियो डिटर्मिनिज्म। इस नियो डिटर्मिनिज्म को प्रपोज किया था ग्रिफॉर्ड टेलर ने। इनका क्या कॉन्सेप्ट था भाई, मध्यम मार्ग। या फिर इसी को आप लोग मिडिल पाथ बोल सकते हैं। इनका सिंपल सा फंडा था कि यार देखो, ना उधर की बात ना इधर की बात, हम बीच की बात करते हैं। जो भी पॉसिबिलिटीज है ना, अगर उसको आप अपने लिमिट में रखोगे तो आप दोनों को अच्छा सा बैलेंस कर सकते हो। सिंपल सी बात इन्होंने समझाई कि पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स, है ना। अगर आप उसको पार नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
इसमें लिख देता हूं यहां पर, पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन लिमिट्स। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे इन्वायरमेंट को डिग्रेड ही कर दे। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, होने दो, इसको कोई मतलब नहीं है। इन्वायरमेंट गर्म ही तो हो रहा है, होने तो क्या होगा, एक दिन ब्लास्ट कर जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, और क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मध्यम मार्ग चलना है, हम लोग को मिडिल पाथ लेके चलना है। अगर मान लो कि हम लोग किसी पेपर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री ये किससे बनाता होगा? ये पेड़ काटता होगा तभी तो बनता होगा, ठीक है। तो ये बोले कि कटिंग ऑफ ट्रीज जितना हो रहा है उतना ही प्लांटिंग कर दो आप, तो क्या होगा, बैलेंस आ जाएगा, मिडिल पाथ हो जाएगा। सिमिलरली मतलब आप जितना इसको बर्बाद करना चाहते हो, एक जब तक आपके पास ना रिस्पॉन्स या फिर आपके पास उतना नॉलेज नहीं था सिस्टम का, तब तक आप हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए उतना सजग नहीं थे। बट वंस यू नो, अब आपके पास ग्रीनर फ्यूल है, अब आप लोग पेट्रोल डीजल के अलावा बायोफ्यूल की भी बात कर रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि अब आपने नेचर को ज्यादा जान लिया है, आपकी सोशल कंडीशन उस हिसाब से है, तो इसीलिए अब आप एक मिडिल पाथ लेके चल रहे हो कि हमसे पास में जो भी गलतियां हुई थी भाई, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे, कोल का इस्तेमाल कर रहे थे। बट अब हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सोलर एनर्जीज का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मिडिल पाथ पर लेके आ रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर इसी को आप लोग बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे कि सोलर, जैसे कि इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मैंने बात कर ली, बायोफ्यूल की बात कर लो आप। तो ये सब इसीलिए हो पा रहा है, हम लोग नई नई पॉलिसीज बना रहे हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, स्पेस को सिक्योर करने के लिए, सब चीजों की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पर कर रहे हैं? न्यू डिटर्मिनिज्म के बेसिस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था ग्रिफॉर्ड टेलर का कहना। अब एक छोटा सा टॉपिक और हमारा लास्ट जो है वो बचता है, वही अपना टाइमलाइन वाला, कि छोटा सा हम लोग देख सकते हैं कि भाई ये टाइमलाइन के हिसाब से ज्योग्राफी कैसे, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे डेवलप हुई। ये क्यों लिख रहा हूं मैं? लेट 15th सेंचुरी से क्यों स्टार्ट हो रहा है भैया? क्योंकि देखो, उसके पहले तक ना लोग अपने अपने जगहों पर सीमित थे, उनको डर लगता था। उनको तो उस टाइम पर तो ये भी थ्योरी थी कि अर्थ जो है वो ऐसे सपाट है, प्लेन है, आगे जाओगे गिर जाओगे, कहां गिरोगे पता नहीं है, वापस नहीं आ पाओगे कभी। इस डर से कोई भी सी ट्रैवल ही नहीं करता था, ओशियन को वो नापते ही नहीं थे। थोड़ी दूर जाते वापस आ जाते, उनको पता नहीं था गहराई कितनी है, कुछ नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे वोएजर्स आए, उन्होंने बोला कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा जिगरा दिखाना पड़ेगा अपने को। ट्रैवल करना स्टार्ट किया उन लोगों ने। जब ये ट्रैवलर्स आए ना, तो ये अलग अलग जगहों पर गए और उन अलग अलग जगहों के कल्चर्स को समझने की कोशिश की। ट्रैवलर्स के साथ साथ ऐसे बहुत सारे राइटर्स, फिलोसफर्स, सब लोग गए, जो कि दूसरे दूसरे जगहों पर जाकर कल्चरल एस्पेक्ट को कंपेयर करना स्टार्ट किया, वहां के ज्योग्राफी को कंपेयर करना स्टार्ट किया। पता चला अरे यार यहाँ तो मिनरल ही मिनरल पड़ा है, हम लोग फालतू में वहां पे मरते रहते हैं यार, यहाँ पर आते हैं मिनरल इकट्ठा करते हैं, वापस ले जाते हैं अपने, आप मस्त काम करेंगे इससे। तो फिर तब जाके ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट का जन्म हुआ। तब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई इंसान अपने सराउंडिंग के साथ कैसा बिहेव करता है, उसको पढ़ना जरूरी है, और ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के सराउंडिंग के साथ भी कैसा बिहेव कर रहे हैं, वहां के लोग वहां के सराउंडिंग के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उन दोनों ह्यूमन सिविलाइजेशन में कैसे आपस में कनेक्शन मिल पा रहा है, वो सब की सब चीजें किससे इंटरकनेक्टेड हैं? ये कनेक्टेड है हमारे इस टाइमलाइन से। और बेसिकली इतना ही बात बस हमें पढ़ना भी था। तो ऐसा कुछ बहुत इफरात ये चैप्टर नहीं है, बट हाँ हमारा अगला चैप्टर जो है वो हमारे, जब अब ये ह्यूमन ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट हो गई, पुख्ता हो गई, तैयार हो गई, अब आपके लिए काफी बेनिफिट है इसको समझ पाना हमारे अगले चैप्टर्स को, है कि नहीं। तो हम लोग अपने अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हम लोग भाई पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में सबसे पहले तो, है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी क्या है, और इवन पॉपुलेशन का ग्रोथ किस हिसाब से चल रहा है। और एक बात ध्यान रखना कि हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे डेटा जो है ना यार, ये बहुत पुराने हैं, ये मुझे नहीं पता कि ये कब बनी है, लेकिन ये बहुत पुराने डेटा हैं, इसमें अभी भी चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कुछ नए डेटा के साथ हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस चैप्टर को मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहता हूँ। छोटा सा चैप्टर था, बस एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है आप लोग के लिए,
और इस ह्यूमन ज्योग्राफी को इतने ही इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग आगे भी कनेक्ट करते हुए चलेंगे। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, वो सब आपके पास भी आ जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। और हम लोग मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।